हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की दुनिया। स्वागत है बच्चों आपका। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। परमाणु भी और छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें उप परमाणु कण कहते हैं। उप परमाणु कणों में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक मूल प्रवृत्ति होती है जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो बच्चों, जो परमाणु होता है उसमें क्या होते हैं? मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों दोनों की एक मूल प्रवृत्ति होती है जिसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। जो प्रोटॉन होते हैं उन पे धन आवेश होता है जिसे धन चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है जिसे ऋण चिन्ह यानी कि नेगेटिव साइन के द्वारा दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं तथा इन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। विद्युत आवेश इस सरल नियम के अनुसार कार्य करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर दो समान आवेश हैं, दो धनात्मक और धनात्मक आवेश हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि जो विपरीत आवेश है, अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। दैनिक जीवन में विद्युत धारा बहुत उपयोगी है। विद्युत का प्रयोग पंखा चलाने, विभिन्न प्रकार की मशीनें चलाने और रेलगाड़ी चलाने में किया जाता है। विद्युत प्रवाहित होने के लिए ऋण आवेश तथा धन आवेश आवश्यक हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा आपका चालक में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश का समय। प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋण ध्रुव के धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होते हैं, परंतु प्रचलित रूप से धारा की दिशा बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलती है। यानी कि धारा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलती है। टॉर्च, ट्रांजिस्टर तथा कैलकुलेटर आदि को चलाने में शुष्क सेल यानी कि टॉर्च सेल का प्रयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, फ्रिज तथा पंखा आदि उपकरणों को चलाने में विद्युत का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। सबसे पहली प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा जिसमें परिमाण और दिशा में समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। घरों तथा कल कारखानों में मेन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। फिर है अगला दिष्ट धारा, एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे दिष्ट धारा या सरल धारा कहते हैं। यह सेल तथा बैटरी से प्राप्त धारा होती है। टॉर्च एवं कैलकुलेटर आदि को चलाने में दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है। अगला है विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत, सेल और जनित्र यानी कि जनरेटर। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। विद्युत आवेशों के निरंतर प्रवाह के लिए शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। यह तार में लगातार आवेश प्रवाहित करता है। गतिशील आवेशों में जो शक्ति होती है उसे विद्युत आवेश शक्ति कहते हैं। इस सेल में धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनल होता है। इन टर्मिनलों को तार से जोड़ने से विद्युत का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से
धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को अपरिवर्तनीय विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है। उसके बाद उदाहरणार्थ वोल्टेज सेल एवं शुष्क सेल से रासायनिक ऊर्जा की अपरिवर्तनीय विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। द्वितीयक सेल का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। विद्युत धारा के स्रोत शुष्क सेल, इस सेल में जस्ते का बर्तन होता है जो ऋण टर्मिनल का कार्य करता है। अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। एक कार्बन छड़ जिस पर पीतल की टोपी होती है जो धन टर्मिनल की भांति कार्य करती है। कार्बन छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड के पेस्ट से घिरी होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड सेल में उत्पन्न हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तथा जस्ते पर इसके एकत्रीकरण को रोकता है। जब विद्युत धारा को द्वितीयक सेल से प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक क्रिया उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार के सेल को संचायक सेल कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, सीसा संचायक सेल और निकेल कैडमियम क्षारीय सेल। सीसा संचायक सेल में दो शीशे की पट्टियां होती हैं जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं तथा तनुगंधक के अम्ल में डूबी हुई रहती हैं। जब सेल आवेशित होता है तो धन इलेक्ट्रोड प्लेट पर ऑक्साइड की तथा ऋण इलेक्ट्रोड पर शीशे की परत चढ़ जाती है। जब सेल अनावेशित होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट बन जाता है। इस सेल का बार बार उपयोग किया जाता है तथा यह अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने का स्रोत है। यह भारी तथा महंगा होता है और इसमें अम्ल होता है जो बाहर फैल जाता है। अगला है वोल्टेज सेल। सबसे पहले इस सेल का आविष्कार 1796 में वोल्टा ने किया था, इसलिए इसे वोल्टेज सेल का नाम दिया गया। इस सेल में इलेक्ट्रोड तांबे एवं जस्ते की पट्टियों के होते हैं तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबे रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को जब एक तांबे के तार द्वारा जोड़ दिया जाता है और बीच में एक बल्ब लगाया जाता है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण बल्ब जलने लगता है। इलेक्ट्रॉन जस्ते की पट्टी की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया कुछ ही मिनटों के लिए होती है क्योंकि सेल रासायनिक क्रिया के कारण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करके तांबे की पट्टी के चारों ओर एक पथ सी बनाकर आगे की क्रियाओं को रोक देती है। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? यह जांच करने के लिए द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम संपरीक्षित का प्रयोग कर सकते हैं जिसे हमने पिछली कक्षा में बनाया था। अब हम सेल पर बैटरी का उपयोग करेंगे। संपरीक्षित का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। विद्युत धारा के सुचालक एवं कुचालक। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के कुचालक होते हैं। हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्यूमीनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है, इसको पढ़ेंगे। उद्देश्य: संपरीक्षित सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराकर परिपथ पूरा करना। विधि क्या है? ऐसा करते ही संपरीक्षित तथा परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाना चाहिए। यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि संपरीक्षित कार्य नहीं कर रहा है। तारों के संयोजन शिथिल हों तथा बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हैं तो जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर से जांच कीजिए कि संपरीक्षित कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब संपरीक्षित ठीक कार्य करने लगे
तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने में किया जा सकता है। कोई द्रव विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन नहीं कर पाता हो, जिसके कारण संपरीक्षित का पथ पूरा हो जाता है, लेकिन इसमें विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा लंबा होता है। इस बात का ध्यान रखें कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस प्रकार की क्रिया से विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। चेतावनी: अपने संपरीक्षित की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर तालिका दी गई है सुचालक कुचालक द्रव्य की। तो यहाँ पर एक दिया है पदार्थ टोटी का पानी, तो चुंबकीय सुई द्वारा दर्शाई स्थिति विक्षेप यानी कि हाँ, और ये क्या है? सुचालक है। फिर वनस्पति तेल, चुंबकीय सुई द्वारा दर्शाई स्थिति विक्षेप नहीं, और ये कुचालक है। दूध हाँ, सुचालक। शहद नहीं, कुचालक। नींबू का रस हाँ, सुचालक। सिरका हाँ, सुचालक। तो उपरोक्त सारणी से हम यह पता लगाते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ जो हैं विद्युत के कुचालक हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत चालन कर सकते हैं। पदार्थों को विद्युत रोधियों तथा चालकों के रूप में सुचालक तथा कुचालक का पता लगाया जा सकता है। इन्हें भी जानें। चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम तथा पीतल आदि चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। कुछ विशेष मिश्र धातुओं जैसे नाइक्रोम तथा मैग्नीज आदि का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। किसका? नाइक्रोम और मैग्नीज का। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग हीटर, गीजर, टोस्टर, हेयर ड्रेसर आदि में किया जाता है। एक विद्युत धारा प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तन होती है। इन यंत्रों में नाइक्रोम धातु का एक तंतु होता है। कौन सी धातु का? नाइक्रोम धातु का एक तंतु होता है, जिसको अत्यधिक तापक्रम तक गर्म किया जा सकता है। कम गलनांक वाली मिश्र धातु से विद्युत फ्यूज तार बनाया जाता है। तो विद्युत फ्यूज तार किससे बनाया जाता है? कम गलनांक वाली मिश्र धातु से। यदि अत्यधिक विद्युत धारा परिपथ टूट जाता है तो इससे विद्युत प्रवाह रुक जाता है और बिना किसी हानि के बचाव हो जाता है। अगली गतिविधि देखते हैं। उद्देश्य: दो बेकार सेलों में सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ें निकालना। मेथड यानी कि विधि: उनकी धातु की टोपियों को रेगमार्क से साफ करके इन पर तांबे के तार को लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। अब इन दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन के छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप गैस के बुलबुले देख पाते हैं? इस विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ
विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। आगे देखते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के विक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। अगला है चुंबकीय प्रभाव। एक तार में प्रवाहित हुई विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव प्रेरित कर सकती है। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह भी एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। यदि दिग्दर्शक को किसी विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए तार के पास रखा जाए तो उसकी सुई विचलित होने लगती है। एक लोहे की छड़ में लपेटे हुए तार में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह छड़ चुंबक बन जाता है। यह चुंबकीय पिनों तथा कीलों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अगला शीर्षक है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जब हम किसी नई साइकिल को देखते हैं तो साइकिल का रिम तथा पहिए चमकदार होते हैं। दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो वह चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। कुछ बनावटी आभूषण सोने की तरह चमकदार होते हैं क्योंकि इन पे सोने की परत या अन्य धातु की परत होती है जिससे यह चमकदार होती है। इसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। लेकिन विलयन में कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे हो सकती है? तो दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित होता रहता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। आजकल पुरानी वस्तुओं पर पॉलिश की जाती है। यह गुण सामान्य वस्तु पर अच्छा प्रभाव डालता है। विलेपित की जाने वाली वस्तुएं कार के कुछ भाग, मोटरसाइकिल के भाग, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों का रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है जिससे वह वस्तु पुनः चमकदार होती है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण कक्ष में टिन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है जिससे वह पुरानी वस्तु नई वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत लेपन आज के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आजकल मेलों में और तमाशों में विद्युत लेपन सामग्री कम दामों पे उपलब्ध हो जाती है। यह विद्युत धारा के विद्युत लेपन प्रभाव कहलाते हैं। अगला है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक एक विद्युत रोधी तार की कुंडली है जिसे किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े जैसे लोहे के चारों ओर लपेटा जाता है
तथा जब एक कुंडली में विद्युत का प्रवाह होता है तो वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उस कुंडली को सोलोनाइड तथा चुंबकीय पदार्थ को कोर कहा जाता है। उपयोग क्या है इसके? विद्युत चुंबक का उपयोग बजर तथा विद्युत घंटियों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पंखों, वॉशिंग मशीनों तथा रेफ्रिजरेटरों, बिजली मोटर आदि में किया जाता है। तो ये था आपका पार्ट। आप कुछ याद रखने योग्य तथ्य। सर्वप्रथम सेल का आविष्कार वोल्टा ने 1976 ईस्वी में किया था। उस सेल का नाम वोल्टीय सेल रखा गया। विद्युत आवेश के किसी चालक में प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। गतिशील आवेशों में जो शक्ति होती है उसे विद्युत आवेश शक्ति कहते हैं। जो वस्तु में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना करें विद्युत की कुचालक होती हैं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ कुचालक हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। क्रोमियम चमकदार तथा महंगा पदार्थ होता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो आइए अभ्यास कार्य कर लेते हैं इसके। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग होता है। तो पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए स्टील का उपयोग होता है। दूसरा है, वांछित धातु की निक्षेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वांछित धातु की निक्षेपित करने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तीसरा है, रासायनिक क्रिया को कहते हैं। तो रासायनिक क्रिया को अपघटन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नमक का घोल विद्युत का सुचालक है। बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त हो जाता है। इलेक्ट्रोड पर धातु के दाग देखे जा सकते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और कुछ द्रव विद्युत के सुचालक तथा कुछ कुचालक होते हैं। आगे देखते हैं। तो अगला है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर कथन का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, सेल तथा बैटरी आदि से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। यह कथन सही है। घरों तथा कल कारखानों में मेन से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। यह कथन भी सही है। तीसरा है, फ्यूज तार को लगाना विद्युत परिपथ में असुरक्षात्मक उपाय है। यह कथन गलत है। अगला है, आदर्श मोटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो यह कथन सही है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। यह कथन गलत है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।